आज हम करेंगे फिर से एक और वर्क डन, लेकिन कैसा वर्क डन? वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग अ बॉडी against force of friction over rough inclined plane. रफ इंक्लाइन प्लेन पर देखो, इससे पहले एक बात आपको पूछी थी कभी, अभी 2 4 5 7 दिन पहले की कहानी है वो। आपसे कहा था कि आपकी छत है, छत के ऊपर आपको ईंटें पहुंचानी, तो यहाँ ये ईंटें पड़ी हुई हैं, तो सबसे आसान तरीका आपने कहा था सबसे कम एनर्जी खर्च होगी अगर रस्सी से बांध के इसे सीधे खींच लिया जाए। फिर आपने कहा था कि और ज्यादा एनर्जी खर्च होगी इसे अगर अगर किसी तख्ते के ऊपर, फट्टे के ऊपर या इंक्लाइन स्लोप के ऊपर खिसकाते हुए लेके जाएं, और उससे भी ज्यादा एनर्जी खर्च कब होगी? उससे भी ज्यादा एनर्जी खर्च होगी जब ये सीढ़ियों से लेके जाएं। तो वास्तव में होती है, ऐसा ही होता है, सबसे कम एनर्जी खर्च होगी इसे सीधे खींच लेने में रस्सी से, उससे उससे ज्यादा एनर्जी खर्च होगी खिसकाने में, उससे ज्यादा खर्च होगी एनर्जी सीढ़ियों से ले जाने में। सीढ़ियों से क्यों ज्यादा खर्च होगी? सीधी बात है भाई, जो मजदूर आपकी ईंटें लेके जा रहा है वो खुद अपने अपने शरीर, अपनी बॉडी भी तो लेके जा रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो डबल थकान होगी उसे। ईंटों का बोझ भी ऊपर ले जाना है, अपना बोझ भी ऊपर ले जाना है, यहाँ से रस्सियां बांध के तो केवल 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 ये ईंटें खींच रही है ऊपर, तो सबसे कम एनर्जी खर्च होगी यहाँ। अच्छा, रफ इंक्लाइन प्लेन पर जब खींचते हैं तो कुछ वर्क करना पड़ेगा ग्रेविटी, उसके फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, तीनों ही केस में जो आपका वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी है, जो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी है, ये तीनों में सेम रहेगा। इसमें तो एक्स्ट्रा जुड़ गया वर्क, क्यों जुड़ गया? क्योंकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। इसमें और ज्यादा जुड़ गया क्यों? क्योंकि मजदूर को अपना भी तो शरीर ऊपर ले जाना, अपने शरीर ऊपर ले जाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन ईंट को ऊपर ले जाने में जो वर्क होगा अगेंस्ट ग्रेविटी वो सब सेम रहेगा। तो अब हम फाइंड करते हैं कि किसी रफ प्लेन पर, रफ इंक्लाइन प्लेन पर अगर किसी बॉडी को, किसी चीज को खिसका के ऊपर ले जाओ तो कितना वर्क करना पड़ता है। ये थीटा पर, ये मैंने बना ली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब यहां एक बॉडी रखी हुई है, यहां एक बॉडी रखी हुई सरफेस के ऊपर, इस बॉडी का मास है m। सबसे पहला इस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है फोर्स, कौन सी? mg। वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स कर रही है कौन सी? mg। और नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाते हुए, नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाते हुए काम कर रहा है r, रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, रिएक्शन हमेशा काम करता है सरफेस के साथ 90 बनना चाहिए, चाहे ये खुद अपने आप को आड़ा तिरछा कैसी करना पड़े, लेकिन सरफेस के साथ 90 डिग्री बनना चाहिए इसका, ठीक है जी। अब आपने इसे ऊपर खिसका रहे हैं, तो आपकी जो अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है आपकी अप द प्लेन, यहां से फोर्स खींच रहे हैं आप इसे ऊपर की तरफ, तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउन द प्लेन जाएगा, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउन द प्लेन, करेक्ट। अब ध्यान से देखना, मैंने mg थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बनाया है ताकि डायग्राम के कंजेशन से बच सकूं। कल की तरह हम mg को रिजॉल्व कर लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट तो मैंने लिया बिल्कुल r के एग्जैक्टली अपोजिट, और एक कंपोनेंट लूंगा यही स्लोप, डाउन द स्लोप यहाँ। तो कंपोनेंट लेने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, बढ़िया वाला परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, एक कंपोनेंट तो mg का ये बन गया, ठीक है। फिर मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कराई, यहां से थोड़ा सा आगे ले रहा हूं मैं जानबूझकर इसे, ताकि नहीं नहीं ये तो बाहर निकल गया, थोड़ा सा पीछे ले लूं, ये वाली लाइन नहीं है इसमें, और यहां से यहां तक देख लो, यहां से यहां तक छोटा सा एक कंपोनेंट बना, किसका?
mg का एक और कंपोनेंट। अब कौन सा कंपोनेंट कितना है, फिर से वही बात करेंगे, थीटा डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा, और यहाँ ये बन गया आपका थीटा। तो जिसके साथ में बना होता है थीटा, ये कॉस कंपोनेंट mg कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा। बस कंपोनेंट समझने की देर है, बाकी कुछ भी नहीं है करने में इसके। क्लियर हुआ इतना, या दोबारा करके दिखाऊं, दोबारा बना के दिखाऊं डायग्राम? यस सर। फिर से समझ लीजिए, ये रफ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसके बाद ये एंगल थीटा पर रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन पर आपकी एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास है m। तो सबसे पहले बॉडी पर तो हम बनाते हैं mg। mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है mg, रेड पेन से मैं इसे शो करूं, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है mg, ठीक है। और देखना ध्यान से, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, और ये मैंने जो ब्लैक लाइन बना रखी है हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली डाउनवर्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो सीधे सीधे परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर लिया आपने। बॉडी चाहे किसी भी पोजीशन पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, mg वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही काम करेगा और किसी भी डायरेक्शन में काम नहीं करेगा वेट, ठीक है। इस बॉडी पर एक नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल का मतलब होता है जिस सरफेस पर रखा हुआ, इस सरफेस के साथ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है एक नॉर्मल आर। अब आपने इसे ऊपर खिसकाने के लिए फोर्स अप्लाई करी, इसे खिसकाने के लिए आपने अपवर्ड फोर्स अप्लाई करी Fa। जब ये अपवर्ड मूव करा रहे हैं आप इसे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड। ये मैंने यहां से यहां तक कितना लंबा ब्लैक वाला एरो बना लिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, ठीक। mg को रिजोल्व किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करने के लिए क्या करना है हमने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करने के लिए दो एक्सिस ड्रॉ करनी होती है। एक एक्सिस तो मैंने सीधे सीधे आर के अगेंस्ट ले ली, और दूसरी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक mg से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, बन गया mg cos थीटा, mg से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने यहाँ, तो बन गया mg sin थीटा। जबकि ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल थीटा कैसे, थीटा 90, तो ये वाला एंगल बचा आपका 90 माइनस थीटा, ये एंगल बचा 90 माइनस थीटा, और ये दोनों मिलकर 90 है, तो फिर ये थीटा रहेगी आपका। सिंपल है बिल्कुल, एक बार डायग्राम समझने की बात है, फिर और कुछ भी नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि आर पड़ रहा है किसके, mg cos थीटा के अगेंस्ट, और ना तो बॉडी आर की डायरेक्शन में जा रही और ना बॉडी जा रही mg cos थीटा की डायरेक्शन में, इसका मतलब दोनों इक्वल और अपोजिट है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस देयर इज नो मोशन परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं है, तो इसलिए r इज इक्वल टू क्या बना, mg cos थीटा, r इज इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है। अब आप इसे ऊपर खिसका रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं Fa, तो ध्यान से देखो, आपको दो फोर्स अपोज करनी पड़ेगी। एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अपोज करना पड़ेगा आपको, और दूसरा ये भी तो आपकी मोशन के अगेंस्ट लग रही है, कौन सी, रेड वाली mg sin थीटा। तो इसका मतलब फॉर डिस्प्लेसमेंट विदाउट एक्सेलरेशन, फोर्स अप्लाइड कम से कम किसके इक्वल होनी चाहिए, इन दोनों के सम के इक्वल। किसके इक्वल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा, इन दोनों की इक्वल होनी चाहिए अप्लाइड फोर्स कम से कम। तो अब देखना जरा ध्यान से, Fa इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू आर प्लस mg sin थीटा, ठीक है। तो फोर्स R किसके इक्वल है, R इक्वल है सीधे सीधे mg cos थीटा के, तो म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। मैं यहां से mg कॉमन ले लेता हूं, तो Fa इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये तो फोर्स आ गई। अब इस फोर्स को लगा करके, Fa को लगा करके आपने बॉडी को यहां तक डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस कर दिया, S डिस्प्लेस कर दिया। तो देखिए ध्यान से, इस बार भी आपकी जो फोर्स है ये ब्लैक, और डिस्प्लेसमेंट मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो वर्क डन
W इज इक्वल टू एफ ए वैक्टर डॉट एस वैक्टर। तो W इज इक्वल टू एफ ए एस इंटू कॉस थीटा। हेयर थीटा इक्वल्स 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो W इज इक्वल टू एफ ए इंटू एस। एफ ए कितना है ये निकाल रखा पूरा का पूरा आपने, कितना निकाल रखा है? एफ ए है आपका एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू एस। ये आपका वर्क डन हो गया। वर्क डन बाय force against friction for displacing a body up the inclined plane। कितना वर्क करना पड़ेगा? mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा s। सीधी सी बात है, वर्क डन थीटा थीटा आ रहा है यहाँ, किस पर डिपेंड है? एंगल ऑफ एलिवेशन पर डिपेंड है। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन पर डिपेंड करता है आपका वर्क डन। क्लियर हो यहाँ तक की बात?